गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने कल की क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट्स किया था आपके साथ और करीब करीब हमने 40 मिनट्स लगाए थे इसको रिवाइज करने में, और इसकी वीडियो हम लोग यूट्यूब में अपलोड कर देंगे। और उम्मीद है आपने हमारे चैनल को, जो नया चैनल है टैक्स मोहल्ला, उसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग कुछ भी हैं। तो योर सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली, जो वीडियो रिकॉर्ड हुई इसके बाद हमने रीडिंग लगाई थी, ये रीडिंग रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ हमने इसके बाद रीडिंग लगाई थी, तो वो रीडिंग आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आज जो हम लोग रिवाइज करेंगे वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। अगेन इस वीडियो का जो लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव है टू रिवाइज दिस रेजिडेंशियल स्टेटस। और आपके एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, 5 मार्क्स का आता ही आता है, करेक्ट है। और ये रेजिडेंशियल स्टेटस आप देखेंगे तो हमने शायद 3 पेज में ये कंप्लीट किया। पहला, दूसरा, 2 ही पेज में ये पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म हो गया। और जो हमारी प्रॉपर बुक है उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस 17 पेज के आसपास है, 17 पेजेस है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए आप, लेट अस स्टार्ट द रिवीजन। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों निकालते हैं, उसका कारण क्या था? Why we were determining residential status? जल्दी जल्दी लिखेंगे तो रिवीजन फटाफट होगा। रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों निकालते थे हम लोग? टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, कौन सी इनकम की टैक्स करना था? यस वामशी, टू टैक्स वेदर फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट। तो हमने बताया था देयर आर 2 बेसिस ऑफ टैक्सेशन। नंबर वन सोर्स बेसिस, और नंबर 2 रेजिडेंट बेसिस। 2 बेसिस ऑफ टैक्सेशन। या तो सोर्स इंडिया में है तो हम लोग टैक्स कर रहे थे इसको हम लोग प्राइमरी बेसिस ऑफ टैक्सेशन बोल रहे थे, और इसको सेकेंडरी बेसिस ऑफ टैक्सेशन बोल रहे थे, करेक्ट है। और जब हम लोग ये कह रहे थे कि सोर्स बेसिस पे हम लोग टैक्स करेंगे, यानी कि सबसे पहले सोर्स बेसिस या रेजिडेंट बेसिस में सबसे पहले कौन सा रूल लगाएंगे, सोर्स वाला या रेजिडेंट वाला? 1 या 2? सोर्स वाला। अगर सोर्स बेसिस पर टैक्स नहीं हो पाए तो किस बेसिस पर टैक्स करेंगे? सोर्स बेसिस पर टैक्स नहीं हो पाए तो रेजिडेंट बेसिस पर टैक्स करेंगे, यही तो बताया था। अब सोर्स अगर इंडिया में है तो उसको हम लोग कौन सी इनकम बोल रहे थे? सोर्स अगर इंडिया में है तो उसको कौन सी इनकम बोल रहे थे? इंडियन इनकम। सोर्स अगर इंडिया के बाहर है तो उसको कौन सी इनकम बोलेंगे? फॉरेन इनकम। ये इंडियन इनकम का कंडीशंस किस सेक्शन में लिखा हुआ था? ये इंडियन इनकम है या नहीं है, इसके कंडीशन किस सेक्शन में लिखे हुए थे? सेक्शन 9 में। बहुत बढ़िया। अगर सेक्शन 9 के कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो इंडियन इनकम, नहीं हुए तो फॉरेन इनकम। और बेसिकली सेक्शन 9 में लिखा हुआ क्या था? बेसिकली सेक्शन 9 में लिखा हुआ क्या था, कहिए। अगर सोर्स इंडिया में है, हेलो, अगर सोर्स इंडिया में है तो इंडियन इनकम है। अब आप याद कीजिए, सोर्स का मतलब हमने क्या बताया था? फ्रूट्स के पीछे सोर्स क्या है? ट्री। सैलरी के पीछे सोर्स क्या है? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो अगर सर्विसेज आप इंडिया में रेंडर कर रहे हैं तो सैलरी इंडियन इनकम है। अगर सर्विसेज इंडिया के बाहर रेंडर कर रहे हैं तो सैलरी फॉरेन इनकम है। यही तो बताया था आपको। अब नेक्स्ट बताइए, रेजिडेंशियल स्टेटस कितने तरह के? ठीक जवाब चाहिए। रेजिडेंशियल स्टेटस कितने तरह के? ये देखिए, तेजल मेरा स्टूडेंट बिल्कुल नहीं लग रहा मेरे को। रेजिडेंशियल स्टेटस सिर्फ 2 तरह के हैं, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट फर्दर 2 तरह के हैं।
तो रेजिडेंशियल स्टेटस सिर्फ दो ही तरह के हैं, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। बताइए, अगर रेजिडेंट इंडियन इनकम भी कमा सकता है, अगर रेजिडेंट इंडियन इनकम कमा रहा है, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? बैक ऑफ माइंड सोचिए, रेजिडेंट अगर इंडियन इनकम कमा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? टैक्सेबल तो है, दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंडिया में रह के, इंडिया में सोर्स ऑफ इनकम है उसका। रेजिडेंट अगर फॉरेन इनकम कमा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि रहता है इंडिया में है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, उसका बिजनेस इंडिया के बाहर है, यही तो मतलब हुआ। अब नॉन रेजिडेंट अगर इंडियन इनकम कमा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि कोई इंडिया के बाहर रहता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, उसका बिजनेस इंडिया में है, या इंडिया में क्रिकेट खेलने आ गया। और नॉन रेजिडेंट अगर फॉरेन इनकम कमा रहा है, तो बाहर ही रहता है, बाहर ही कमाता है। सही बात है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर रेजिडेंट इंडियन इनकम कमा रहा है, तो इंडिया में टैक्स होगा या नहीं होगा? टी, जल्दी बताइए, होगा। किस बेसिस पर टैक्स करेंगे? किस बेसिस पर टैक्स करेंगे? सोर्स बेसिस पे। बहुत बढ़िया। अगर रेजिडेंट फॉरेन इनकम कमा रहा है, तो टैक्स करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। किस बेसिस पे करेंगे? किस बेसिस पे? रेजिडेंट बेसिस पे। रेजिडेंट बेसिस पे। याद रखिएगा, सबसे पहले आपको सोर्स बेसिस अप्लाई करना, सोर्स बेसिस पर टैक्स नहीं हो पाए तो रेजिडेंट बेसिस पर अप्लाई करना है। कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। नॉन रेजिडेंट इंडियन इनकम कमा रहा है, तो बताइए टैक्स होगा या नहीं होगा? यस, किस बेसिस पे? सोर्स बेसिस पे। और नॉन रेजिडेंट अगर फॉरेन इनकम कमा रहा है, तो नॉट टैक्सेबल, ना सोर्स इंडिया में, ना रेजिडेंट इंडिया का है। अब एक बात और बताइए मुझे आप, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट किस सेक्शन से निकालते हैं? रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट निकालने का कौन सा सेक्शन है? अरे जल्दी बताइए। 6। बहुत बढ़िया, आप लोग तेज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। सेक्शन 6। और सेक्शन याद हो सकते हैं, इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, ये किस सेक्शन में पता लगता है? 9 में। टैक्सेबल है या नॉट टैक्सेबल है, ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 5 में। एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट। तो बेसिकली पूरे रेजिडेंशियल स्टेटस में वैसे तो 5 to 9 है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो 5, 6 और 9 ही है। ये 3 ही सेक्शन है रेजिडेंशियल स्टेटस में। सही बात है या नहीं है? 7 तो कुछ प्रोविडेंट फंड के बारे में, 8 डिविडेंड के बारे में। करेक्ट है। अब मुझे एक बात बताइए, सेक्शन 6 कितने सबसेक्शन थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 से लेकर 4 में क्या लिखा हुआ था? बेसिक कंडीशन। और 6 में क्या लिखा हुआ था? एडिशनल कंडीशन। 1 किसको एप्लीकेबल था? इंडिविजुअल को। और 2 HUF, फर्म, AOP, BOI। सही बात है। 3 किसको एप्लीकेबल था? कंपनी को। और 4 लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब अगर बेसिक कंडीशन, ये सारा बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो रेसिडेंट है, नहीं हुआ तो नॉन रेजिडेंट है। अब आप जैसे ही रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट निकाल दिया, तो रेजिडेंट निकाला क्यों रेजिडेंशियल स्टेटस? इसके लिए
रेजिडेंट हो गया तो ग्लोबल इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम सोर्स बेसिस पे और फॉरेन इनकम रेजिडेंट बेसिस पे। सही बात है या नहीं है? अब आइए, एडिशनल कंडीशन किसके लिए था? एडिशनल कंडीशन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। एडिशनल कंडीशन कब चेक करते हैं? एडिशनल कंडीशन कब चेक करते हैं? जब बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तभी तो चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं है तो नॉन रेजिडेंट तो हो ही गया। अब अगर एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाता है तो रेजिडेंशियल स्टेटस बताइए। रेजिडेंट तो हर हालत में है, फर्दर या तो ओआर होगा या एनओआर होगा। सही बात। अब मुझे एक बात बताइए, इंडिविजुअल या एचयूएफ, इंडिविजुअल या एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस या तो आर या एनआर, और आर फर्दर क्लासिफाइड होगा ओआर या एनओआर। क्यों करते हैं ओआर एनओआर में? आर एनआर तो समझ में आ गया, ओआर एनओआर में क्यों कर रहे हैं? ओआर एनओआर में क्यों कर रहे हैं? देखिए एक बात बताइए, इंडियन इनकम तो हर हालत में टैक्सेबल है, चाहे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस आर डैश ओआर हो, आर डैश एनओआर हो या एनआर हो। सही बात है या नहीं है? लेकिन फॉरेन इनकम आर डैश ओआर है तो टैक्सेबल है ही, एनआर है तो नॉट टैक्सेबल है। तो एनओआर का कॉन्सेप्ट इसलिए लेके आए क्योंकि कुछ फॉरेन इनकम की टैक्सेबिलिटी हम लोग को नॉट टैक्सेबल करनी थी। यानी कि रेजिडेंट होने के बावजूद, वैसे तो रेजिडेंट होता तो हम हर हालत में टैक्स कर देते, रेजिडेंट होता तो हर हालत में ये फॉरेन इनकम हम टैक्स कर देते। देखिए इंडियन इनकम को कोई चक्कर नहीं है, इंडियन इनकम सोर्स बेसिस पर टैक्सेबल होगा, चाहे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। सही बात। लेकिन कुछ फॉरेन इनकम को हमें नॉट टैक्सेबल करना था। आपको मैं याद दिला दूं, मैं वैसे आगे करूंगा। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इफ लोकेटेड इन इंडिया तभी टैक्स कर रहे थे, आउटसाइड इंडिया नॉट टैक्सेबल कर रहे थे। प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया तभी टैक्स कर रहे थे, प्रोफेशन इज सेटअप आउटसाइड इंडिया तो नॉट टैक्स कर रहे थे। याद है आपको? चलिए आपको मैं फिर एक बार और याद दिला देता हूं। हमने तो बहुत छोटा सा टेबल बना के कर दिया था, आर डैश ओ आर, जिसको हम लोग इंसिडेंस ऑफ टैक्स बोल रहे थे, आर डैश एन ओ आर और एन आर। रिविजनरी क्लास में एक खास बात है, हम लोग कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। इंडियन इनकम टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, फॉरेन इनकम टैक्सेबल, फिर हमने यहां पर कहा था एक्टिव इनकम पैसिव इनकम। याद आ रहा है आपको? एक्टिव इनकम यानी कि पीजीबीपी की इनकम और अदर इनकम, यानी कि सैलरी नॉट टैक्सेबल किया था, इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल किया था, यानी कि रेजिडेंट होने के बावजूद इसको हमने नॉट टैक्सेबल किया था। तो इसीलिए ये डिफरेंशिएशन जरूरी है। मैं आगे आपके साथ और डिटेल में करूंगा इसको। मुझे एक बात बताइए, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ डेज ही स्टेज इन इंडिया और रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन किसके ऊपर डिपेंड करता है? तब तो स्टेज नहीं आएगा। तब हमने कहा था कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सही बात है या नहीं है? अब आइए हम लोग अब रिविजनरी मॉड्यूल में आ जाते हैं। रिवीजन टाइम कितना है? 20 मिनट्स। फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन, यहाँ टाइम लिखते रहिएगा। दूसरे बाद
मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये याद कर लेंगे तो यकीन मानिए आप टैक्स इस थ्योरी को प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। सेक्शन 6 के कितने पार्ट बताए थे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 सब सेक्शन है। 1 किसको एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल को। 2 एचयूएफ फर्म एओपी बीवाई को। 3 कंपनी को, लोकल अथॉरिटी एजेपी। ये सारा का सारा हमने कहा था ये बेसिक कंडीशन है, या तो सेटिस्फाई करेगा या नहीं किया। सेटिस्फाई किया तो रेजिडेंट, नहीं किया तो नॉन रेजिडेंट। और 5 हम लोग को करना नहीं है। 6 इंडिविजुअल और एचयूएफ, और ये किसके लिए है? एडिशनल कंडीशन, या तो सेटिस्फाई किया R-वार, नहीं किया तो R-वार। करेक्ट है। अब हम लोग सीधे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में आते हैं। अब मुझे एक बात बता दीजिए, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल निकालने के लिए आपको कौन सा सेक्शन चेक करना है? सेक्शन 6 सब सेक्शन, जल्दी बताइए। 1 एंड 6, यही तो है। 1 में क्या लिखा हुआ है? बेसिक कंडीशन। 6 में क्या लिखा हुआ है? एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन कितने पार्ट? ए, बी। एडिशनल कंडीशन के कितने पार्ट? ए, बी। यहां क्या लिखा हुआ है? और यहां क्या लिखा हुआ है? एंड। सही बात है। ए में कितने दिन लिखा हुआ है? ए में कितने डेज लिखे हुए हैं? कम से कम 182 डेज। यहां कितना लिखा हुआ है? 60 डेज। और पिछले 4 साल में 4 इयर्स में कितने दिन? 365 डेज। बताइए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया और ये नहीं किया तो रेजिडेंशियल स्टेटस R। ये नहीं किया लेकिन ये कर गया तब भी R। दोनों ही नहीं किए तो NR। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, मान लीजिए आपको कहा गया कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालिए फॉर प्रीवियस ईयर 1, और इसमें वो 60 डेज रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर 1 आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर हो जाएगा। इसके ठीक पहले 4 साल में आपको चेक करना पड़ेगा वो 365 डेज के लिए है या नहीं है, टोटलिंग करके, एग्रीगेट। यही तो है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो आप क्या चेक करेंगे? एडिशनल कंडीशन। ए एंड बी लिखा हुआ है, एंड मतलब ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी हो गया। बोले ए अगर सेटिस्फाई करे हो गया तो बी चेक करेंगे, हाँ या ना? यस। और अगर सेटिस्फाई कर गया तो R-OR हो जाएगा। अदरवाइज R-NOR है। बताइए अदरवाइज में क्या क्या आएगा? ए सेटिस्फाई किया, बी नहीं किया। अगर ए ही सेटिस्फाई नहीं किया तो बी चेक करोगे, हाँ या ना? जरूरत ही नहीं है चेक करने की, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। सही बात है या नहीं है? ए में बताइए क्या लिखा हुआ है? ए में क्या लिखा हुआ है? 2 आउट ऑफ 10 आप रेजिडेंट होने चाहिए। यानी कि आप जिस प्रीवियस ईयर में रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं, मान लीजिए प्रीवियस ईयर 1 में निकाल रहे हैं, तो उसके ठीक पहले पिछले 10 साल में, यानी कि आप प्रीवियस ईयर 1 के ठीक पहले जो पिछला 10 साल है उसको बार बार आप चेक कीजिए, क्योंकि ये कह रहा है कि 2 आउट ऑफ 10 है और 2 आउट ऑफ 10 रेजिडेंट होना चाहिए। और रेजिडेंट है या नहीं है वो बेसिक कंडीशन से निकलेगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब आपको पूरे 11 साल तक बेसिक कंडीशन निकालना है, बेसिक कंडीशन चेक करना है। अब बी क्या कहता है? बी 730 डेज इन लास्ट 7 ईयर्स। और 730 का आधा क्या होता है?
365 और 365 का आधा क्या होता है 182.5, तो आपको यूं याद भी हो जाएगा। अब मैं कुछ चीजें पूछूंगा, आप बताइए। कोई अगर 182 डेज के लिए आ गया तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस आंख बंद करके क्या लिखेंगे? रेजिडेंट। अगर कोई लेस देन 60 डेज के लिए आया है तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस आंख बंद करके क्या लिखेंगे? नॉन रेजिडेंट। आप अगर कोई 60 और 181 डेज के बीच में रहा है तब आप क्या करेंगे? पिछले 4 साल में आप 365 डेज चेक करेंगे। याद है आपको? अब देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर 1, ये फाइनेंशियल ईयर 2, ये फाइनेंशियल ईयर 3। कोई यहां आया और यहां गया, टोटल 200 डेज लिखा हुआ है। बताइए रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? याद है हमने ऐसा क्वेश्चन किए थे? तो मान लीजिए कोई आता है 6 अक्टूबर को 200 डेज के लिए और वो पहली बार आ रहा है, तो आपको तो 182 डेज इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर देखना है। तो फाइनेंशियल ईयर 2 मान लीजिए रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है जिसके लिए आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना, तो यहां से लेकर यहां तक 31 मार्च तक आपको चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए यहां पर 100 डेज ही रहा, बाकी 100 डेज यहां रहा, तो रेजिडेंशियल स्टेटस एनआर हो जाएगा। दोनों ही केस में एनआर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई यहां आता है और यहां आता है और यहां जाता है तो टोटल 200 डेज इन द सेम प्रीवियस ईयर हो गया, तब तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस हर हालत में आर ही होगा। हाँ या ना? चलिए, अगर आप इंडिया छोड़ के जाते हैं पहली बार तो क्या होगा? आर होगा या एनआर होगा? अब देखिए, एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशन किया था, और एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशन में हमने क्या बताया था कि 182 डेज का कंडीशन देखना है आपको, 60 डेज का कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। याद है आपको? किसके लिए बताया था हमने इसको? ये या तो वो इंडियन सिटीजन हो who leaves India for the purpose of employment, या फिर comes to India on a visit, विजिट का मतलब he will go back। बताइए, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर गए हैं या फिर विजिट के लिए इंडिया में आए हैं, कैसे पता लगता है? आपका पर्पस वीजा से पता लगता है। बहुत बढ़िया, वीजा से पता लगेगा। तो ये इंडियन सिटीजन की कहानी हो गई। फिर एक और भी कंडीशन है लेकिन अभी हम लोग यहां नहीं कर रहे। शिपिंग वाला, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। कौन होता है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन? या तो वो खुद क्या क्या चेक करते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन के लिए? मैंने बताया था 2 कंडीशन चेक करते हैं, डेट ऑफ बर्थ और दूसरा प्लेस ऑफ बर्थ। बताइए, डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए? बिफोर 15 अगस्त 1947। प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। किसका चेक करेंगे? जिसका आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं उसका चेक कर लीजिए। यानी कि अगर एक्स का निकाल रहे हैं तो एक्स का चेक कर लीजिए,
अगर एक्स का डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ दोनों डेट ऑफ बर्थ आफ्टर 15 अगस्त है, प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के बाहर है या यहां है, तो मतलब एक्स बेसिकली अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो फादर या मदर का चेक कर लीजिए। फादर और मदर का भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो दादा दादी और नाना नानी का चेक कर लीजिए। यानी कि ये 7 में से कोई भी एक अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, मान लीजिए दादा कर जाता है, तो दादा का पूरा खानदान पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हो जाएगा। और हमने एक बात बताई थी कि पूरा पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है। सही बात है या नहीं? हाँ या ना? यस, क्योंकि वो लोग कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब अगर वो एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा तो 60 डेज का कंडीशन चेक नहीं करेंगे, सिर्फ कौन सा कंडीशन चेक कर रहे होंगे आप? 182 डेज का। अब आइए अब क्वेश्चन किस किस तरह से पूछेगा कि मिस्टर एक्स एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया ऑन 31st May, बताइए रेजिडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1 है तो 31 मई को वो इंडिया को छोड़ के गया, अप्रैल में 61 डेज इंडिया में रहा और गया किस लिए? मान लीजिए फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है, तो एक्सेप्शन में फॉल कर गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या होगा? नॉन रेजिडेंट होगा। इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर 0 में मान लीजिए आर होगा, आर डैश ओ आर होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि पहली बार इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उससे पहले सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब वो बाहर नौकरी करने गया तो कभी कभी इंडिया में अपने माता पिता और प्रॉपर्टी को देखने के लिए इंडिया आएगा या नहीं आएगा? तो वो किस लिए आ रहा है? विजिट के लिए। अगेन ही विल फॉल इन एक्सेप्शन, अगेन उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा अगर वो 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। कहने का मतलब अगर आप एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशन में फॉल करते हैं तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट तभी होगा इफ यू सेटिस्फाई 182 डेज कंडीशंस। आया? चलिए, तो ये सारी बातें हमने यहां लिखी हुई है। बेसिक कंडीशंस सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, 182 डेज, 60 डेज, 365 डेज इन लास्ट 4 years। सेटिस्फाई करेगा तो रेजिडेंट, नहीं करेगा तो नॉन रेजिडेंट। फिर एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशन, चेक ओनली 182 डेज। इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एज ए क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप if an Indian citizen or person of Indian comes to India on a visit from outside India। Person of Indian origin means himself or his parents or grandparents are born in undivided India, यानी कि check the date of birth and place of birth। Additional condition, 2 out of 10 previous year वो resident होना चाहिए और पिछले 7 years में वो 730 days इंडिया में होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो बोथ द एडिशनल कंडीशन, तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस आर डैश ओ आर होगा, अदरवाइज आर डैश एन ओ आर होगा। आया? चलिए अब आगे देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ फर्म एओपी बीओआई, ये ग्रुप ऑफ पर्सन है। इनका रेजिडेंशियल स्टेटस किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। और कंपनी है तो कंपनी के लिए अलग रूल्स आए हुए हैं, पोएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जो हमने यहां पर डिफाइन किया हुआ है। नाउ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट या कंट्रोल मैनेजमेंट इज होली और पार्शली इन इंडिया, तो रेजिडेंट हो जाएगा।
अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। मैंने कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या बताया था आपको? कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब क्या बताया था आपको? पॉलिसी डिसीजंस। तो अगर पॉलिसी डिसीजंस इंडिया में लिया जा रहा है तो कंट्रोल मैनेजमेंट इज इन इंडिया, और इतू सा भी पॉलिसी डिसीजन इंडिया में ले लिया गया तो पार्शियल इन इंडिया हो जाएगा और रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट हो जाएगा। और कंपनी के केस में बहुत सारी चीजें हैं, हमने सीएस प्रोफेशनल में बहुत डिटेल में इसको कम से कम 1 घंटे लगाए हैं इसको समझाने के लिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को, लेकिन इंटर लेवल में उतना जरूरत नहीं है। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आप यूं समझिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अगर इंडिया में होती है तो एक भी अगर इंडिया में होती है तो पार्शियल इंडिया रेजिडेंट हो जाएगा। आया? चलिए अब समझिए इस चीज को कि एचयूएफ का केस में रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालता है, सेक्शन बताइए एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन 6 सब सेक्शन, जल्दी बोलो, 2 and 6 सब सेक्शन है, 6 तो है ही। 2 में क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, हाँ बेसिक कंडीशन है लेकिन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है। 6 में क्या लिखा हुआ है? ऑब्वियसली एडिशनल कंडीशन है, लेकिन एडिशनल कंडीशन में ये लिखा हुआ है कि 2 out of 10 and 730 days in last 7 years। किसका चेक करेंगे? कर्ता का, या फिर कर्ता ने अगर डेलीगेट किया हुआ है तो उस जिसको डेलीगेट किया हुआ है यानी सक्सेसिव कर्ता या मैनेजर को। करेक्ट है? अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालता हूं और एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालता हूं, तो इंडिविजुअल का निकालता हूं तो 6 सबसेक्शन 1 और एचयूएफ का निकालता हूं तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, और दोनों का कॉमन कंडीशन है एडिशनल कंडीशन। सही बात है या नहीं है? अगर ये इंडिविजुअल करता है तो हमने आपसे एक सवाल किया था, एचयूएफ रेजिडेंट है और कर्ता नॉन रेजिडेंट है, इज इट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल इन द सेम प्रीवियस ईयर? पॉसिबल है या नहीं है? है। एग्जाम्पल क्या बताया था? कर्ता एक दिन के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में एक दिन के लिए इंडिया आ गया, 1 डे, और एक छोटी सी पॉलिसी डिसीजन लेके चला गया। तो क्योंकि एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस कंट्रोल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता, कंट्रोल मैनेजमेंट कर्ता के ऊपर था, और कर्ता एक दिन के लिए आया, पॉलिसी डिसीजन लेके इंडिया में चला गया, तो एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस तो आर हो ही गया, हाँ या ना? अब मुझे अगर कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है तो वो तो सिर्फ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ 182 डेज वाला या 60 डेज वाला, वो कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता। लेस देन 60 डेज है तो आंख बंद करके एनआर लिखिए और कर्ता एनआर हो गया। अब इसी सेम एग्जांपल में क्या एचयूएफ ओआर हो सकता है? जल्दी बताइए। यस, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्योंकि नहीं, ओआर होने के लिए एडिशनल कंडीशन चेक करना है, और एडिशनल कंडीशन कौन सा चेक करना है? इस फाइनेंशियल ईयर से पिछला 10 साल चेक करना है हमें। इस फाइनेंशियल ईयर से अगर मैं पिछला 10 साल कंडीशन चेक करूंगा तो 2 out of 10 और 730 डेज इन लास्ट 7 ईयर्स अगर कर्ता सेटिस्फाई कर जाता है तो मान लीजिए कर गया,
तो HUF R-OR हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और कर्ता तो NR ही रहेगा, क्योंकि जब कर्ता के लिए क्या देखना है, बेसिक कंडीशन फिर एडिशनल कंडीशन। कर्ता ने बेसिक कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई किया तो मैं एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करूंगा। लेकिन HUF ने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया था, इसलिए मुझे एडिशनल कंडीशन चेक करना पड़ा। हाँ या ना? आया? तो ऐसे ऐसे कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी हमने किए थे आपके साथ। तो ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या पार्टनरशिप फर्म, AUP, BOI, लोकल अथॉरिटी, AJP, ये सब OR या NOR हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब सेक्शन 6 कंप्लीट है। सेक्शन 6 कंप्लीट है। अब आगे करते हैं हम लोग। तो हमने ये पहला पेज रेजिडेंशियल स्टेटस का ये वाला कर लिया। सेक्शन 6 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 5 में, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये हमने थोड़ा बहुत कर लिया है, थोड़ा और कर लेते हैं। अगर आप किताब देखेंगे तो किताब में ये सेक्शन, सबसे पहले हमने ये वाला बताया था आपको कि रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, सोर्स बेसिस, रेजिडेंट बेसिस, वो पूरी कहानी इंट्रोडक्शन वही लिखी हुई थी। ये बेसिक कंडीशन की कहानी लिखी हुई है, फिर बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ये सारे एग्जांपल्स हमने बहुत सारे टिपिकल्स एग्जांपल इस तरह से बनाए हुए थे। और हमारी किताब देखने के बाद जो नई नई किताब हमारी देखते हैं, उनको लगता है कि हमारे किताब में एग्जांपल्स कम है। मैं उनको बता दूं, इससे ज्यादा एग्जांपल तो और किसी बुक्स में मिलेंगे भी नहीं, और हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से अलग है। ये इस किताब की खास बात है। आप लोग ये बात मानते हैं? एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशन, अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। तो एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशन, फिर जैसे एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशन आया, फिर हम लोग सिर्फ स्पेसिफिक फोकस्ड, सिर्फ एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशन का एग्जांपल लिया था हमने यहाँ पर। फिर जब पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन आया तो फिर सिर्फ इसी को फोकस करके हमने एग्जांपल्स लिए थे। तो ये सब कहानी थी, फिर ये सब एग्जांपल्स थे, बहुत सारे एग्जांपल, फिर टिप्स टू सॉल्व वगैरह वगैरह, फिर एक बड़ा एग्जांपल, एडिशनल कंडीशन, फिर एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल, और फिर पास्ट ईयर के ये खतरनाक क्वेश्चंस हमने बनाए थे। ठीक है, इसमें से कुछ पास्ट के CA के भी क्वेश्चंस थे। तो ये था। फिर मीनिंग ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट, ये 6ठा पेज चल रहा है, मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा और मैं डायरेक्ट पहुंचता हूं कहां पर, ये रहा इंसिडेंस ऑफ टैक्स के ऊपर। और ये टेबल हमने स्पेशली बनाया था, मैं इसको यहां से आपको समझाता हूं। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस ROR, R-NOR, NR, करेक्ट है। इनकम विच अक्रूज और अराइज इन इंडिया, इंडियन इनकम हो जाएगी। टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, किस बेसिस पे टैक्स किया? सोर्स बेसिस पे। अगर सोर्स बेसिस पे टैक्स हो जाएगी तो रेजिडेंशियल स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। तो आप इंडिया के हो या इंडिया के बाहर हो, आपको इंडिया में टैक्स देखना पड़ेगा। सही बात। अब आगे, अगर इनकम एक्रूज और राइज आउटसाइड इंडिया, याद रखिएगा हमने यहाँ डीम टू एक्रू और राइज नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ डीम टू एक्रू और राइज यहां लिखा होता है, जो सेक्शन 9 से निकलता है, जो हम लोग बाद में करेंगे। तो इनकम विच एक्रूज और राइज आउटसाइड इंडिया, ये फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम है तो R-OR, देशभक्त है, इसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। और इनफैक्ट देशभक्त इन द सेंस कि इंडिया में रहेगा, खाएगा, पिएगा, तो क्या वो इनकम शेयर नहीं करेगा? याद है चिदम्बरम साहब की एक इंटरव्यू हमने डिस्कस किया था आपके साथ। ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए हमने किस तरह से बताया था आपको, मैं यहां बताता हूं। देखिए हमने क्या कहा था, R-NOR और कहानी है फॉरेन इनकम की। मैंने आपसे एक बात पूछी थी, याद कीजिएगा। आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आप उस
उनसे क्या क्या बातें करते हैं, बताइए। जल्दी बताइए। क्या पूछते हैं? हालचाल पूछने के बाद क्या पूछते हैं? कैसे आना हुआ, हालचाल पूछ लिया। एक सवाल आप सुने होंगे अपने माता पिता से, जो पूछते ही पूछते हैं, मैं बोल देता हूं, आपको याद नहीं आ रहा, धंधा पानी कैसा चल रहा है? पूछते हैं या नहीं पूछते? क्या आपने कभी भी किसी गेस्ट से ये पूछा है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए का फिक्स डिपॉजिट है, ये बता दो? क्या आपने कभी गेस्ट से पूछा है कि प्रॉपर्टी का किराया कितना मिलता है, ये बता दो? क्या आपने कभी किसी गेस्ट से पूछा है कि सैलरी कितनी मिलती है, ये बता दो? तो आपने जो पूछा है, जो नजर आ जाता है, दैट इज एक्टिव इनकम, विच इज पीजीबीपी या प्रोफेशनल इनकम। और बाकी कौन सी इनकम होती है? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कौन कौन सी होती है? तो पीजीबीपी को छोड़ के बाकी जितने भी हेड्स की इनकम है, चाहे वो सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, कैपिटल गेन हो, अदर सोर्सेस है ना। अच्छा, इसमें बता दो, कुछ लोग पूछ भी लेते हैं वो बेशर्मी के हद से, लेकिन कोई इंटेलिजेंट आदमी होगा तो वो इस इनकम के बारे में कभी नहीं बताता है। सही बात है या नहीं? तो हमने R-NOR, बेसिकली हमारा गेस्ट ही तो है। R-OR होता तो हमारा फैमिली मेंबर होता। फैमिली मेंबर के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, हम टैक्स ले लेते हैं। और हम लोग एक लाइन बार बार बोलते थे, जिस इनकम के बारे में इंडिया को पता लग जाता है उसके ऊपर टैक्स लगा देता है। सही बात है या नहीं है? रिसीव्ड इंडिया के बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखिए, पीजीपी और प्रोफेशनल इनकम, बताइए इस इनकम के बारे में इंडिया को कब पता लगेगा? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अरे ये क्या हो गया, कब पता लगेगा? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इन इंडिया, तो टैक्स कर दिया था। आउटसाइड इंडिया तो नॉट टैक्सेबल है। इसको तो हमने नॉट टैक्सेबल कर ही दिया था, क्योंकि इस इनकम के बारे में इंडिया को नहीं पता लगता। गेस्ट हमारा कभी आता है, कभी नहीं आता। लेकिन ये इनकम को भी हम इंडिया में टैक्स करेंगे इफ दैट इज रिसीव्ड इन इंडिया। इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड का मतलब क्या बताया था हमने आपको? रिसीव्ड का मतलब क्या बताया था आपको? कि जब पहली बार फॉरेन से इनकम इंडिया में चले तो वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आए, यानी कि जिससे पैसा कमा रहे हैं, मैं वो एग्जैक्ट डायलेक्ट बोल रहा हूं, जिससे पैसा कमा रहे हैं उसी से मिले। कहां मिले? इंडिया में। तो अगर मैं सैलरी कमा रहा हूं यूके में, यूके की कंपनी बोलती है ये पैसा मैं कहां भेजूं, मैंने कहा मेरे पापा हैं इंडिया में, उनके बैंक अकाउंट में डाल दो। तो जिससे मैं पैसा कमा रहा हूं, किससे कमा रहा हूं? यूके की कंपनी से कमा रहा हूं। उसी से मिले, कहां मिले? इंडिया में, तो रिसीव्ड हो गया। आया? करेक्ट है। अब देखिए आप, तो यही हमने यहां पर लिखा भी है, और एग्जैक्ट वैसे नहीं लिखा है, लेकिन आप प्रॉपर बुक में जाएंगे, आप वहां भी नहीं लिखा, लेकिन हमने समझाया, आप ना इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि बड़ा पेटेंटेड सा ये कॉन्सेप्ट था जो अभी हमने आपको यहां बता दिया, इसीलिए हम इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे थे। अब अगर नॉन रेजिडेंट है तो बताइए,
नॉन रेजिडेंट है तो नॉट टैक्सेबल, बट इफ इनकम इज रिसीव्ड इंडिया तो टैक्सेबल हो जाएगा। आया, बहुत बढ़िया। अब कहानी आई है सेक्शन 9 में। इसी पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हुए, और कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम में तो आता ही आता है ये क्वेश्चन, उनको शौक है। अब तो एमसीक्यू आ गया, लेकिन सीए के एग्जाम में, सीएमए के एग्जाम में इंसिडेंस ऑफ टैक्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। और जो सीएस प्रोफेशनल है, मैं आपको बता देता हूं, सीएस प्रोफेशनल कभी कभी वो इंटर लेवल का भी पूछ लेते हैं, तो ये आपके बहुत काम आएगा। अब आइए, सेक्शन 9 क्या कहता है? देयर आर कंडीशंस, 8 हैं, पहले 7 ही थे। 5 जुलाई 2019 से ये कंडीशन और आ गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन। बताइए बिजनेस कनेक्शन का मतलब बताइए, क्या बताया था हमने आपको? एक बात बताइए, बिजनेस का मतलब क्या हुआ? यूं लिखता हूं मैं, यूं, शॉप इंडिया में है, शॉप इंडिया के बाहर है। अगर शॉप इंडिया में ही है तब तो इंडियन इनकम हो ही गया, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना। इनकम फ्रॉम, इट इज नॉट इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन, इट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया। सही बात है या नहीं है? तो बिजनेस कनेक्शन क्या हुआ? बोला सर शॉप आउटसाइड इंडिया है, लेकिन मैंने अपने एम्प्लॉइज को, अपने एजेंट को इंडिया भेजा है। वो क्या करता है वो एजेंट? वो पैम्पलेट ये सब लेके जाता है, वीडियोस लाता है, और गुड्स की सैंपल लेके जाता है और आपको दिखलाता है, बोला ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है सर, देख ऑर्डर कर दो, ऑर्डर कर दो। तो ये सिर्फ ऑर्डर लेने आया है। शॉप तो उसकी इंडिया के बाहर है, फैक्ट्री उसकी इंडिया के बाहर है, इंडिया में ऑर्डर लेता है और भेज देता है। इसको हम लोग कहते हैं बिजनेस कनेक्शन। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन हो गया और ये फैक्ट्री जो इंडिया के बाहर है वो 100 करोड़ रुपया कमाती है, क्या पूरा 100 करोड़ इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, या इस ऑर्डर के थ्रू, इस एजेंट के थ्रू जितना पैसा इंडिया के चलते कमाया है उतना टैक्सेबल होगा? ये तो इंडिया से कमाया है अगर शॉप इंडिया में है तो, लेकिन ये इंडिया के चलते कमाया है। तो प्रोपोर्शनेट करते हैं, अपोर्शमेंट करते हैं। ग्लोबल इनकम का कुछ पार्ट इंडिया में टैक्सेबल होता है। तो देखिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन, बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड पार्ट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस कैरिड आउट इन इंडिया, exception to the business connection, all operations not carried out in India. Purchase for export, इंडिया में सिर्फ परचेज एक्टिविटी इंडिया में, फिर सारा एक्सपोर्ट हो रहा है। कलेक्शन ऑफ न्यूज, इंडिया में सिर्फ न्यूज कलेक्शन करता है, फिर लेकिन बाहर भेज देता है, फिर बाहर से रिले होता है। शूटिंग ऑफ फिल्म इन इंडिया बाय फॉरेन सिटीजन, और एक और था यहाँ पर जो हमने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन मैं बता देता हूं आपको क्या था। डायमंड वाला था, याद है आपको? डायमंड की प्रोसेसिंग हमने यहां लिखा या नहीं लिखा? यहां नहीं लिखा, लेकिन हमने सीएस प्रोफेशनल में जरूर बताया इसको। ABCD, ये बिजनेस कनेक्शन का मतलब लिखा हुआ है ABC, और चलिए कोई बात नहीं, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बाय एनी पर्सन, सॉरी ये वाला, एसेट्स लोकेटेड इंडिया, प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड है, प्लांट एंड मशीनरी इंडिया में लोकेटेड है, या फिर वो एसेट इंडिया में लोकेटेड है जिसको आप बेच रहे हैं, तो वो सब इंडियन इनकम है। इंडिया में जॉब कर रहे हैं, इंडियन इनकम है। एक एक्सेप्शन बनाया था हमने यहां पर,
क्या था वो एक्सेप्शन? कि इंडियन सिटीजन, एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काम कहाँ कर रहा है? इंडिया के बाहर। तो ये इनकम, दो दिस इंडियन सिटीजन हु इज द एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, स्टिल दिस इज एन इंडियन इनकम। बताइए कैसा लग रहा है आपको? बताइए एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एम्प्लॉय इंडियन सिटीजन है या फॉरेन सिटीजन है? इंडियन सिटीजन है। सर्विसेज कहां रेंडर कर रहा है? आउटसाइड इंडिया। इसको वैसे तो मानना चाहिए था फॉरेन इनकम, लेकिन 913 इसको कौन सी इनकम मान रहा है? इंडियन इनकम मान रहा है। जैसे इंडियन इनकम मानेगा, बेसिक सैलरी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। है तो इसका रेजिडेंस नॉन रेजिडेंट ही, अलाउंसेस इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगे, परक्विजिट्स इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। सही बात है या नहीं है? नॉन रेजिडेंट सोर्स बेसिस पे इंडिया में टैक्स दे देगा। लेकिन हमने बताया था आपको 913 प्लस सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 एक साथ पढ़ना है हमेशा। और सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 में लिखा हुआ है कि अलाउंसेस एग्जेम्प्ट है, परक्विजिट एग्जेम्प्ट है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो। आया? चलिए, तो ये हो गया। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन इनकम, इंडियन कंपनी है तो इंडियन इनकम। और नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से, अभी तो एग्जाम्प्ट है, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर 21-22 से ये टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट के पीछे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? लोन। अब लोन इज यूज इन इंडिया तो इंडियन इनकम हो जाएगा, लोन इज यूज आउटसाइड इंडिया तो फॉरेन इनकम हो जाएगा। तो लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज यूज इन इंडिया, तो इंटरेस्ट इंडियन इनकम हो गया। कुछ एग्जांपल्स याद दिला दूं आपको। कोई यूके की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को लोन देती है, आरआईएल इसको इंटरेस्ट देता है। पैसा कौन कमा रहा है? बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? इस यूके की कंपनी कमा रही है तो नॉन रेजिडेंट है। अब ये लोन इज यूज्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? इंडियन इनकम हो गया। अब देखिए, नॉन रेजिडेंट इंडियन इनकम कमा रहा है तो इंडिया में ये इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। किससे लेंगे टैक्स? बताइए किससे लेंगे टैक्स? आरआईएल से। बहुत बढ़िया, आप लोग तेज हैं वाकई में। आरआईएल से लेंगे बाय वे ऑफ टीडीएस। कम रेट या ज्यादा रेट? कम। एक्सीलेंट है, कम। क्योंकि इंडियन कंपनी को ही फर्क पड़ेगा। यूके कंपनी बोलेगी क्या पता आपका रेट के बारे में 40% 50% है, आप कहते हैं सर हमारे यहाँ 20% लगेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%, आप कहते हैं 40% लगेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ा देगा, क्योंकि इसको तो पूरा इंटरेस्ट चाहिए, इसका तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरा चाहिए, है या नहीं? चलिए, उसी तरह से अच्छा, अगर यही लोन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आउटसाइड इंडिया यूज कर रही होती तो फॉरेन इनकम हो जाता। अगर फॉरेन इनकम हो जाता तो ये इंटरेस्ट क्या इंडिया में टैक्सेबल होता? नहीं होता, नॉट टैक्सेबल। नॉन रेजिडेंट सोर्स बेसिस पे भी टैक्सेबल नहीं है और रेजिडेंट बेसिस पे भी टैक्सेबल नहीं है। अगर नॉट टैक्सेबल है तो क्या आरआईएल को कहते हैं टीडीएस काटो?
हाँ या ना? नो नो। तो 195 में सेक्शन 195 लगता है, और 195 तभी एप्लीकेबल होता है व्हेन ही इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, और रिक्वायर्ड तभी होगा व्हेन दैट इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। आया? उसी तरह से मुझे बताइए, उसी तरह से बताइए रॉयल्टी के पीछे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? नॉलेज है। हमने एग्जांपल किसका लिया था? सुजुकी जापान, मारुति सुजुकी इंडिया। नॉलेज दिया, रॉयल्टी अर्न। इसका रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट है, रॉयल्टी इंडियन इनकम है, क्योंकि दिस नॉलेज इज यूज्ड इन इंडिया। उसी तरह से फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज था, टेक्निकल एग्रीमेंट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, तो दिस फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज बिकम एन इंडियन इनकम एंड बिकम्स टैक्सेबल इन इंडिया। तो रॉयल्टी फ्रॉम नॉलेज विच इज यूज्ड इन इंडिया, फीस फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज वेयर टेक्निकल एग्रीमेंट इज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, ये सब इंडियन इनकम है। लेकिन एक ही एक्सेप्शन बनाया था, क्या? कि इफ दीज इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज आर पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये इंडियन इनकम हो जाएगा, डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया। याद है आपको? अब एक आखिरी एग्जांपल कर रहे हैं आपके साथ, आप मुझे बताइएगा। एक नॉन रेजिडेंट किसी रेजिडेंट को गिफ्ट कर रहा है, बताइए गिफ्ट इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? नॉन रेजिडेंट इंडिया में पैसे लेके आया, रेमिट, और रेजिडेंट को गिफ्ट कर रहा है, बताइए। अरे जल्दी बता दो। आप लोग चुप क्यों हो गए? आप लोग सोच क्यों नहीं पा रहे हैं? सोर्स बेसिस या रेजिडेंट बेसिस? सबसे पहले बताइए, इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, या इनकम ही नहीं है? आप लोग भूल ही नहीं रहे कुछ। क्या लिखा है आपने? अब देखिए, नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया में गिफ्ट कर रहा है, कहां गिफ्ट कर रहा है? इंडिया में गिफ्ट कर रहा है, तो ये इंडियन इनकम है और इसको हम टैक्स करेंगे। नॉन रेजिडेंट अगर रेजिडेंट को आउटसाइड इंडिया गिफ्ट कर रहा है तो भी टैक्स करेंगे, क्योंकि रेजिडेंट है, रेजिडेंट बेसिस पे टैक्स करेंगे। सही बात? अरे बोल दो। दूसरा, अब रेजिडेंट अगर नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट कर रहा है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट कर रहा है, बताइए क्या होगा? ये क्या कर रहा होगा? इंडिया का पैसा बाहर ले जा रहा होगा। और याद रखिएगा, यहां पर टैक्सेबिलिटी नॉट टैक्सेबिलिटी तभी आएगा जब वो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 रिलेटिव नॉन रिलेटिव ये सब कंडीशन 50,000 वो सब सेटिस्फाई करे। हम तो सिर्फ इंडियन इनकम फॉरेन इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, या टैक्सेबिलिटी नॉट टैक्सेबिलिटी। सही बात है? देखिए, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट कर रहा है तो आउटसाइड इंडिया गिफ्ट कर रहा है, ना सोर्स बेसिस पे टैक्स होगा ना रेजिडेंट बेसिस पे टैक्स होगा। सही बात है या नहीं है? और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के बाहर ले गया ये बंदा, और हम इसे टैक्स नहीं कर पाए। बताइए, इसको टैक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसको टैक्स करेंगे किस बेसिस पे? सोर्स बेसिस पे। अमेंडमेंट देखिए, मैं पढ़ता हूं अमेंडमेंट आपके साथ।
ये क्या कहता है, इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया। कब इनकम अराइज होगा आउटसाइड इंडिया, जरा बताएंगे आप? अगर गिफ्ट आउटसाइड इंडिया दिया जा रहा है आफ्टर 5 जुलाई 2019 बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू ए नॉन रेजिडेंट, तो हमने एग्जांपल में क्या लिया, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट कर रहा है, कहां, आउटसाइड इंडिया। सही बात। इसी को सोर्स बेसिस पे टैक्स कर दिया। इसी को सोर्स बेसिस पे टैक्स कर दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इसको कई पार्ट में देखिएगा, नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट को गिफ्ट करता तो हर हालत में टैक्सेबल है। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट करता है, चाहे इंडिया में गिफ्ट करेगा तब तो सोर्स बेसिस पे हम टैक्स करेंगे ही करेंगे, आउटसाइड इंडिया किया गिफ्ट तो भी टैक्स कर दिया। तो गिफ्ट चाहे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को दे, नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट को दे, इंडिया में दे, इंडिया के बाहर दे, हर हालत में टैक्सेबल है। सही बात। तो मुबारक हो, मुबारक हो, ये हमने रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट कर लिया आपके साथ। तो अब हम लोग कल नहीं मिलेंगे, परसों मिलते हैं सैलरी का रिवीजन करने के लिए। चलिए बाय बाय। आप लोगों ने कल की क्लास के बारे में और आज की क्लास के बारे में भी, कल की क्लास के बारे में नहीं बताया कि हाउ इज द रिवीजन क्लास गोइंग ऑन, प्लीज बता दीजिए। और यूट्यूब के वीडियोस के, यूट्यूब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यूट्यूब के हमने ना जीएसटी के एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, वो एमसीक्यू रिवाइज करने के लिए बेस्ट हैं, दी बेस्ट। हमने खुद से बनाया है सारा चीज। और मैं चाह रहा हूं कि उस वीडियोस में आप लोग प्लीज कमेंट कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, क्योंकि चैनल नया है ना। वो अगर हैक्ड होता जिसमें 35,000 40,000 सब्सक्राइबर थे, वो तो लूज कर गया। अब मुझे तो नया बनाना पड़ेगा। टैक्स मोहल्ला यूट्यूब में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, टैक्स मोहल्ला। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू अपर्णा जी।